जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे और क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर आया दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही मस्ट रिवीजन प्रश्न लेकर आया दोस्तों। यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 के, ठीक है ना दोस्तों। द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो सभी प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को एक बेहतर तरीके से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है दोस्तों, क्या है सवाल उसको देखते हैं। दोस्तों, अपना पहला सवाल क्या कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। दोस्तों, क्या दोस्तों जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला दोस्तों रसायन कौन है। तो दोस्तों, जैव आवर्धन प्रदर्शित कौन करता है, तो डीडीटी करता है। कौन करता है दोस्तों, डीडीटी करता है, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, रंध्र आखिर मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। दोस्तों, रंध्र का काम होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना। दोस्तों, यहाँ पर रंध्र की बात किया जाए तो रंध्र का कार्य क्या होता है, तो गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना, ठीक है ना दोस्तों। अगर बोल दिया जाए आपको कि पत्ता, तना, या फिर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि पत्ता जो होता है वह अपना भोजन कैसे तैयार करता है, तो वह रंध्र के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। और ताना तो बातरंध्र के द्वारा, और जल की बात किया जाए दोस्तों तो मूल रूप के द्वारा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों फटाफट से। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रतिशत 0.03% है, ठीक है ना दोस्तों। 0.03%। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला सवाल कह रहा है क्या पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। दोस्तों, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है दोस्तों, तो टैनिन हो गया दोस्तों, गोंद हो गया, या फिर रेजिन। ये सभी क्या है दोस्तों, तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना। यानी डी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है 5 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों क्या, चलिए हम देखते हैं। 5वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण का प्रक्रिया क्या कहलाता है। दोस्तों, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने में क्या डायलाइसेट, डायलाइजर, और उसके बाद सी ऑप्शन है सेलोफेन, और डी ऑप्शन है दोस्तों होमोडायलिसिस। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस। क्या होगा दोस्तों, हीमोडायलिसिस हो जाएगा, ठीक है ना। डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है 6 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा क्या दोस्तों गुरुत्व निवाकर्तन दोस्तों गुरुत्व निवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जड़ की वृद्धि क्या कहलाता है दोस्तों, तो गुरुत्व निवाकर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है 7 नंबर, कह रहा है दोस्तों कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। दोस्तों, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो वह फल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। दोस्तों, कहा गया है कि लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है दोस्तों। दोस्तों, लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स है। कौन है दोस्तों, एड्स है, ठीक है ना, AIDS। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि किस पीएच मान वाला क्या दोस्तों किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, तो pH 11 वाला क्या होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा क्षारकीय होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला सवाल कहा गया दोस्तों, क्या है दोस्तों कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों चूना जल का रासायनिक नाम पूछा गया है। चूना जल का रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र का बात किया जाए तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अपना अगला सवाल है कि निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन सा है। दोस्तों बोला गया है कि निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन सा है। दोस्तों सोडा एस का सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है दोस्तों, Na2CO3, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में कि निम्नांकित में कौन, क्या दोस्तों निम्नांकित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र होता है। दोस्तों ग्लोबर लवण का सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है दोस्तों, Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ग्लोबर का सूत्र ग्लोबर लवण का सूत्र क्या होता है, आपसे पूछते हैं एग्जाम में तो क्या बताइएगा, Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। दोस्तों आपका सवाल है कि निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। दोस्तों संश्लेषित सूचक का बात किया गया दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा दोस्तों, मेथिल ऑरेंज। कौन होगा, मेथिल ऑरेंज। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। दोस्तों यह बहुत ही मस्ट बी प्रश्न है क्योंकि यह 2022 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। आशा करते हैं दोस्तों 2025 में भी यह सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। दोस्तों ऑप्शन ए है मोमबत्ती, बी मेथेन गैस, सी क्रोसिन तेल और डी कोयला। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी कोयला। ठीक है ना दोस्तों, कोयला बिना पदार्थ यानी कि दोस्तों बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में, क्या दोस्तों कि उच्चारण में निम्नलिखित में कौन से क्या दोस्तों निम्नांकित में से क्या है। उच्चारण निम्नांकित में से क्या है, इसको ढूंढना है दोस्तों। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन का वियोग दोस्तों, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का योग और डी इनमें से सभी। दोस्तों उच्चारण है वह इन तीनों कार्य करता है। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, हाइड्रोजन का योग भी करता है उच्चयन, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, और ऑक्सीजन का योग भी करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि जल में विद्युत उपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। दोस्तों जल में वैद्युत उपघटन पे दोस्तों क्या दोस्तों उपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन गैस होती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने में 17 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि आई बराबर 0 है दोस्तों, और अपवर्तन कोण यानी कि आर में क्या संबंध है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि आर बड़ा होता है किससे दोस्तों, तो आई से होता है। ठीक है ना, आर बड़ा होता है आई से। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक क्या है दोस्तों, एक आप बोल सकते हैं दोस्तों इसको एक कोई माध्यम है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आती है। ठीक है ना, और इस पे डाला गया है लंब। ठीक है ना, यहाँ पर डाला गया दोस्तों। जब प्रकाश की किरण दोस्तों सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में, यानी कि दोस्तों सघन किसे कहते हैं, तो जहां पर प्रकाश की चाल दोस्तों कम होती है, क्या होती है दोस्तों, कम होती है, उसको सघन कहते हैं। जहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसको विरल कहते हैं। ठीक है ना, तो कम प्रकाश की चाल दोस्तों, कम में से अगर यानी कि पानी में से दोस्तों, पानी में से अगर हवा में जाती है प्रकाश की किरण तो वह अभिलंब से दूर हटता है। क्या होता है दोस्तों, और अभिलंब से दूर हटता है, और यहाँ पर जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको आज से सूचित करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर में आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों उसको आई से सूचित करते हैं,
क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आर जो है वह आई से बड़ा है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में, आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कि निर्देशांक चिन्ह परिपाठी में सभी दूरियां मापी जाती है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी दूरियां जो होती हैं वह ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव P से मापी जाती है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक उत्तल लेंस है, क्या दोस्तों, उत्तल लेंस है, और यह क्या है, तो प्रधान अक्ष है, और इसमें जो बिंदु है दोस्तों वह क्या है दोस्तों, तो यही होता है, ध्रुव होता है, ठीक है ना दोस्तों। और सभी दूरियां जहां से मापी जाती है। अगर फोकस तक की दूरी मापना है दोस्तों, तो ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में, कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना बना होता है। दोस्तों कहा गया कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, ठीक है ना। दोस्तों सिलिकॉन से दोस्तों क्या बनता है, तो सोलर सेल बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, कि लघुपथ में, सॉरी, लघुपथ के समय दोस्तों परिपथ का प्रतिरोध होता है। दोस्तों लघुपथ कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है ना। तो लघुपथ के समय दोस्तों परिपथ में प्रतिरोध होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, ठीक है ना, बहुत कम हो जाता है लघुपथ के समय परिपथ में दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्यारे साथियों, क्या है सवाल की 100 वाट, क्या दोस्तों 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वाट, क्या दोस्तों 100 वाट विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित विद्युत धारा होगी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि P बराबर भी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आर होता है इसका सूत्र, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर बराबर में V2 बटे में पी लिख सकते हैं पावर, ठीक है ना। तो कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं 220 वोल्ट दिया हुआ, पावर कितना दिया, वोल्ट कितना दिया हुआ दोस्तों, 220 वोल्ट दिया हुआ, यानी कि स्क्वायर, तो 220 वोल्ट दोस्तों हम लोग दो बार लिखे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 220 वोल्ट। अब पावर कितना दिया हुआ, क्षमता दोस्तों, वोल्ट कितना है, तो दोस्तों 100 वाट दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 100 वाट, पावर कितना दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ गया, 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम 100 से दोस्तों क्या किए, भाग किए, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो के यहाँ पे काटे, एक जीरो से एक जीरो, दोस्तों 22 में 22 से गुना किए थे, कितना बचा दोस्तों, 484 ओम, ठीक है ना दोस्तों। और वोल्ट को क्या किए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्ट का सूत्र होता है V बराबर आई आर होता है, क्या दोस्तों, विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए V बराबर आई आर होता है दोस्तों। तो आई बराबर हो सकता है दोस्तों V बटे आर, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बढ़िया तरीका से कि बना हुआ है हिसाब, ठीक है ना, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है अपना स्क्रीन पे, कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य क्या होता है दोस्तों, क्या चीज का बना होता है दोस्तों, तो वह टंगस्टन का बना होता है, क्या चीज का दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में, कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। दोस्तों प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है दोस्तों, तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 380 नैनोमीटर, क्या होता है दोस्तों, 380 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध के कारण कारण दोस्तों चालक में क्या उत्पन्न होता है, तो चालक में दोस्तों उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या होता है दोस्तों, उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगला सवाल 25 नंबर कह रहा है, कि ऑक्सीजन के परिवहन, क्या दोस्तों, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है। दोस्तों ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन है दोस्तों, तो आरबीसी, यानी कि दोस्तों इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, क्या कहते हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि क्या दोस्तों कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है दोस्तों,
कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है दोस्तों? तो यह आहार नाल का हिस्सा है, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है दोस्तों। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रकाशानुवर्ती वर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, ठीक। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग सलाह दी जाती है? दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों घेंघा रोग से बचने के लिए दोस्तों आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, तभी घेंघा रोग से आप बच सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने में कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। दोस्तों पूछा गया है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो बता दे दोस्तों आपको कि मनुष्य की कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी होती है, ठीक है ना। कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंदा पहचानने का केंद्र है? तो दोस्तों कहा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो दोस्तों मनुष्य का अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, वो गंध पहचानने का केंद्र होता है, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक की संख्या अभी तक बहुत कम नजर आ रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? दोस्तों कहा गया कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है मोनार्क। क्या कहलाता है दोस्तों? मोनार्क कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में। क्या है सवाल दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन क्या दोस्तों कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? दोस्तों कायिक प्रबंधन की एक विधि के बारे में पूछा है दोस्तों। तो वह हो जाएगा दोस्तों कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन। दोस्तों यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कायिक प्रबंधन की एक कोई ये सब विधि नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। सवाल क्या रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? दोस्तों अधातु के बारे में पूछा गया, ठीक है ना दोस्तों। तो अधातु विद्युत का सुचालक दोस्तों यह अपवाद में होता है विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन आपसे पूछ देगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा धातु है जो वह विद्युत का सुचालक है, तो आप लोग सबसे अच्छा सुचालक की बात किया जाए तो एजी होता है, यानी कि चांदी होता है, ठीक है ना। और अधातु सुचालक पूछा है तो वह ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में। क्या है सवाल दोस्तों? सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? दोस्तों सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों Na सोडियम जो होता है ना दोस्तों, वह सबसे ज्यादा दोस्तों क्रियाशील धातु होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्रियाशील तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों Cu कहने का मतलब Cu संकेत होता है किसका दोस्तों? तो कॉपर का। Au किसका संकेत होता है? तो सोना होता है। Hg पारा का होता है, पारा या फिर मरकरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों शुद्ध सोना की बात किया जाए दोस्तों तो वह 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है दोस्तों? 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सोना की बात किया जाए तो वह 24 कैरेट का होता है। आभूषण दोस्तों आभूषण कम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में दोस्तों कि निम्नलिखित में किस धातु को
केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। अभी अभी हमने बताया थे दोस्तों कि सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल में ही डुबाकर रखा जाता है, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। दोस्तों अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों H प्लस आयन उत्पन्न होता है। ठीक है ना दोस्तों, H प्लस आयन उत्पन्न होता है। यह आरायनी के अनुसार दोस्तों अम्ल अम्ल और क्या बोलते हैं जल से मिलकर बनता है। ठीक है ना, अम्ल और जल से मिलकर बनता है H प्लस आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल क्या दोस्तों सबसे सफल अम्ल है। ठीक है ना दोस्तों, सबल अम्ल है। दोस्तों सबल प्रबल अम्ल की बात किया जाए दोस्तों, सबल नहीं प्रबल अम्ल हो जाए। क्या हो दोस्तों, टाइप करने में मिस्टेक हुई है, यानी पूछा गया है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। दोस्तों निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल की बात किया जाए तो HCl जो होता है वह सबसे प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक है ना दोस्तों, यह पेट में पाया जाता है, लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा है दोस्तों कि हम लोगों के पेट में कुछ होता नहीं है, जलता नहीं है। अगर दोस्तों हाथ में छिड़क दिया जाए तो यह HCl जो है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है ना, और सबल अम्ल का बात किया जाए दोस्तों तो वह HI होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है अपना क्या है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। सबको पता है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो उदासीन होता है। कैसा होता है दोस्तों, उदासीन होता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 40 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। दोस्तों जलीय विलयन जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है ना दोस्तों, तो अम्ल जो होता है वह जलीय विलयन को दोस्तों यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है ना, अम्ल का काम होता है। दोस्तों अनिल से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों कि अ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, यानी कि अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है ना दोस्तों, और नील से आप लोग याद रख सकते हैं कि अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों ये ट्रिक तो अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि धोबिया सोडा, क्या दोस्तों धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। दोस्तों अधातु के बारे में पूछा गया है, तो कॉपर की बात किया जाए तो यह धातु है, और Fe यानी आयरन भी धातु है, Ni निकेन भी क्या है दोस्तों, तो वह धातु है। लेकिन दोस्तों P फास्फोरस की बात किया जाए दोस्तों तो यह अधातु है। क्या दोस्तों, अधातु है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने में कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। दोस्तों कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा गया दोस्तों Cl 20 होता है। कितना होता है दोस्तों, Ca 20 होता है। ठीक है ना, कैल्शियम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कहा गया है कि मिडलिप का आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। दोस्तों मिडलिप के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है दोस्तों, तो वर्गों की संख्या होती है 18। कितना होता है दोस्तों, वर्गों की संख्या 18 होती है, लेकिन आवर्त की संख्या दोस्तों 7 होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अपना अगला सवाल कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों बहुत ही मस्ट विषय प्रश्न है, क्योंकि यह एग्जाम के एंगल से देखा जाए तो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है दोस्तों, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में कि बोरॉन का परमाणु भार क्या है। दोस्तों बोरॉन का परमाणु भार के बारे में बात की जाए दोस्तों तो 11 होता है। कितना होता है दोस्तों, 11 होता है, 10.81 से दोस्तों 11। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला सवाल कह रहा है आपके सामने में है दोस्तों कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। दोस्तों कैलामाइन किस धातु का अयस्क है दोस्तों, तो Zn का है, जिंक का, ठीक है ना दोस्तों, जिप्सम भी इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या है सवाल की अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है। दोस्तों नाइट्रोजन में एक और हाइड्रोजन में 3 होते हैं, यानी दोनों मिलाकर एक अनुपात 3 हो गए, ठीक है ना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है सवाल की निम्नलिखित में से दोस्तों निम्नलिखित में से कौन परागन कोश में पाया जाता है। दोस्तों परागन कोश में पाया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों पराग कोश में क्या पाया जाता है यह पूछा गया है। तो पराग कोश में दोस्तों पराग कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, पराग कोश में पराग कण पाया जाता है, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, अर्ध सेंचुरी यानी कि हाफ शतक कह रहा है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ना वह पादप हार्मोन नहीं होते हैं, ठीक है ना, या बर्थ हार्मोन होते हैं, ठीक है ना, यानी मरा हुआ मृत हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और बोले तो दोस्तों पादप हार्मोन की बात किया जाए तो यह ऑक्सीजन हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा और साइटोसिन हो जाएगा, साइटोनिन होगा, ठीक है ना, साइटोसिन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर सवाल क्या है रहा दोस्तों कि अलैंगिक जनन की विधि है। दोस्तों अलैंगिक जनन की विधि कौन होगा दोस्तों, तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सभी जो होते हैं वो अलैंगिक जनन विधि होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि मेंडल के अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए दोस्तों मटर के पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे को चुना था, ठीक है ना, अपने प्रयोग के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो दोस्तों अरस्तु एक ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जिनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि मानव युग में क्या दोस्तों, मानव युग में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो कितनी होती है दोस्तों, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, युग में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, ठीक है ना, गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है तो 2 होते हैं। टोटल 46 दोस्तों, यानी कि 23 जोड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 55 नंबर की, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। क्या होती है दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। क्या होती है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से दोस्तों संग्रहित होता है। दोस्तों मूत्राशय में संग्रहित होता है, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र होता है दोस्तों C5H12, ठीक है ना दोस्तों, इसके कितने संरचना समयावी संभव है दोस्तों, तो इसके 3 संरचना समयावी संभव है। किसके दोस्तों, तो पेंटेन का, ठीक है ना दोस्तों, पेंटेन का सूत्र होता है C5H12, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका समयावी संरचना ऐसे होता है दोस्तों, चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों। एच को और सी को हम कितने तरीके से लिखते हैं दोस्तों, C5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, 5 सॉरी दोस्तों 5
C5 है, यानी तो C5 लिख दिए। सबका संरचना बना दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इसको 12, यानी कि 12 बार H को लिखा गया है, और C को कितना बार लिखा गया है दोस्तों, तो 5 बार। और इसको कितने तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, तो 3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि 3 समयावी संरचना संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, क्या है सवाल की, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है दोस्तों। कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो 14। कितने दोस्तों, 14 वर्ग के सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सवाल कह रहा है दोस्तों कि घेंघा रोग पनपता है दोस्तों। अभी अभी बताए थे कि घेंघा रोग पनपता है किसके वजह से दोस्तों, तो आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है ना दोस्तों, आयोडीन की कमी की वजह से घेंघा रोग जो है वह पनपता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि 60 नंबर सवाल कह रहा है कि रंध्र मुख्यतः दोस्तों पाए जाते हैं दोस्तों। रंध्र मुख्यतः पत्तियों पर पाए जाते हैं। अभी अभी हमने बताया था कि रंध्र जो होते हैं वह पत्तियों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, रंध्र को दोस्तों स्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है 61 नंबर की, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं दोस्तों। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो सिपमोमे, क्या दोस्तों, सिपमोमेनोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, सिपमोमेमोमीटर कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, 62 नंबर सवाल कह रहा है कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं दोस्तों। परागकोश में परागन पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग क्या होता है दोस्तों, तो हल्का पीला होता है। किसका रंग होता है दोस्तों, तो लसिका का रंग होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 64 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है दोस्तों। अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है दोस्तों, तो डीडीटी है दोस्तों। क्या दोस्तों, डीडीटी है। ठीक है ना, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि सेल का विद्युत वाहक बल है दोस्तों। सेल का विद्युत वाहक बल कौन है दोस्तों, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों, तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि क्या दोस्तों, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह प्रवाह होता है दोस्तों। यानी कि परिस्थितिक तंत्र में दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों, तो एक दिशीय होता है। क्या होता है दोस्तों, एक दिशीय प्रवाह होता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। एसआई मात्रक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान तरीके से दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों। आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, कुलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कुलाम होता है। एम्पियर का दोस्तों, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, वोल्ट को भी से, और ओम होता है दोस्तों इस तरीके से। ठीक है ना, ओम, ओम का साइन होता है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके सामने में दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दोस्तों। याद रखने का सिंपल तरीका होता है दोस्तों कि जो दृष्टि दोष दिख रहा हो ना दोस्तों, जैसे में निकट का वस्तु दिख रहा हो तो यह दृष्टि दोष हो गया। जिस आदमी को जहां की वस्तु दिखाई दे रहा है दोस्तों, वही दृष्टि दोष हो गया। जैसे इस भाई को देखिए कि दूर दृष्टि दोष वाला दोस्तों नेत्र साफ साफ देख रहा है, तो कौन देख रहा है, निकट वाला या फिर दूर वाला, तो दूर वाला देख रहा है, तो इसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है ना, यानी कि दूर की वस्तुओं को देख सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ना दोस्तों, वह ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 70 नंबर सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे होगा। दोस्तों 70 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज दोस्तों ऑस्ट्रेंट ने किया था। कौन किए थे? ऑस्ट्रेंट ने किए थे, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि क्या दोस्तों चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। दोस्तों चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है दोस्तों। तो क्या हो दोस्तों उत्तल लेंस की और दोस्तों उत्तल दर्पण की, ठीक है ना, यानी कि दोनों दोनों में क्या होती है दोस्तों, तो धनात्मक फोकस दूरी होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में दोस्तों, सॉरी दोस्तों, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोस्तों, अवतल लेंस में बात किया जाए दोस्तों तो प्लस भी होता है, यानी कि प्लस भी धनात्मक होता है। और उत्तल लेंस में भी बात किया जाए दोस्तों, उत्तल दर्पण में भी बात किया जाए तो प्लस भी यानी धनात्मक होता है। अवतल का बात किया जाए तो माइनस भी यानी ऋणात्मक होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अवतल लेंस में दोस्तों और अवतल दर्पण में दोस्तों माइनस होता है, और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में दोस्तों प्लस होता है, प्लस भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्या कह रहा है दोस्तों, उसको देखते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों दोस्तों किस कारण से सामान्य नमक जो होता है जिसको हम लोग खाते हैं दोस्तों, सामान्य नमक का दोस्तों जलीय घोल होता है ना, यानी नमक को घोल दिया जाता है तो वह जलीय घोल हो जाता है, वह दोस्तों विद्युत का सुचालक हो जाता है दोस्तों। तो धनावेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में दोस्तों गतियों के कारण दोस्तों क्या होता है कि सामान्य नमक के जलीय घोल दोस्तों क्या होता है तो विद्युत का सुचालक हो जाता है, ठीक है ना। 72 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस भी है दोस्तों, यानी कि यह उत्तल होगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में होगा दोस्तों प्लस भी है, तो ठीक है ना। आगे कह रहा है कि यह गोलीय दर्पण की किस प्रकार का है दोस्तों, तो उत्तल, ठीक है ना, उत्तल हो जाएगा। क्योंकि प्लस है दोस्तों, प्लस क्या किस में होता है, तो प्लस भी होता है दोस्तों उत्तल में ही होता है, ठीक है ना, यानी धनात्मक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है दोस्तों, काल्पनिक, यानी भी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में से दोस्तों कौन दर्पण सूत्र है। दोस्तों दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u, या फिर आपको एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिलेंगे दोस्तों 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f होता है, ठीक है ना, यह भी हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होता है। क्या होता है दोस्तों, +1 होता है, या फिर आप लोग देख सकते हैं m बराबर में 1 दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी कहने का मतलब काल्पनिक होता है दोस्तों। तो समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से भी और अवतल दर्पण से भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, सवाल कह रहा है कि आकाश का रंग दोस्तों, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है दोस्तों। यानी कि आकाश का रंग दोस्तों नीला होना यह किस परिघटना के कारण होता है दोस्तों, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है ना दोस्तों, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। दोस्तों अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। यह दोस्तों एक माध्यम है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पे कोई क्या दोस्तों अभिलंब डाला हुआ है, और दोस्तों जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना दोस्तों। इसको हम लोग बार बार बताए हुए दोस्तों वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
80 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी दोस्तों धनात्मक होती है। तो आपको बताया हुआ दोस्तों कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस भी होती है, यानी कि धनात्मक होती है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका क्लास का दोस्तों ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया दोस्तों। अब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो में बहुत मजा आया होगा दोस्तों, आशा करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में यानी कि 2023 में पूछा गया था दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों पूछा गया था कि नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से डिफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग कि नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम के स्वरूप दोस्तों प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, यह दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना दोस्तों, नाभिकीय संलयन और दूसरा होता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। ठीक है ना दोस्तों, नाभिकीय दोस्तों नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, आपके प्रीवियस एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध दोस्तों निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला दोस्तों चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दोस्तों। और तीसरा चालक के तार के प्रकृति पर निर्भर करता है और चालक के ताप पर भी यह निर्भर करता है। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2023 के। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में दोस्तों कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों दृष्टि दोष की बात किया जाए तो कई कारणों से नेत्र बहुत दूर दृष्टि या निकट दृष्टि के वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर दोस्तों रेटिना के आगे या फिर पीछे दोस्तों बनने लगता है। इस स्थिति को ही दोस्तों नेत्र दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, नेत्र दृष्टि दोष कहते हैं। या फिर इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, जब मनुष्य को दोस्तों निकट या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देने में कठिनाई होने लगती है दोस्तों, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, या फिर दोष भी कहा जाता है। यह मुख्यतः दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया था यह भी कि विद्युत विभव का परिभाषित करें एवं दोस्तों इसका एसआई मात्रक भी लिखें। दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों मस्ट भी गया है। आशा करते हैं कि 2025 के एग्जाम में भी दोस्तों यह सवाल दोस्तों पूछा जाए। दोस्तों सवाल कहा गया है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें एवं इसका एसआई मात्रक लिखे। दोस्तों इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, इकाई धन आवेश को दोस्तों अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में दोस्तों जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, तो विद्युत विभव कहलाता है। दोस्तों विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी समझ सकते हैं यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य को ही विभव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों कि क्या दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि ये सब क्वेश्चन दोस्तों डाउट में नहीं रखिए, बहुत क्लियर करके चलिए दोस्तों। दोस्तों पूछा गया कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आंसर इस तरीके से दे सकते हैं आप लोग दोस्तों कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को दोस्तों फैला देता है। ठीक है ना, इसीलिए दोस्तों इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसका फोकस दूरी माइनस भी होता है। ठीक है ना दोस्तों, माइनस भी ऋणात्मक होता है। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पर उत्तल लेंस बना सॉरी अवतल लेंस बना हुआ है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है प्रधान अक्ष के समांतर दोस्तों, लेकिन अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण क्या करता है, फैला देती है। ठीक है ना, तो अवतल लेंस का मुख्यतः काम क्या दोस्तों, किरणों को फैला देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया था क्या कि सोलर सेल क्या दोस्तों सोलर सेल विद्युत
क्या दोस्तों सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ है? दोस्तों यह भी सवाल पूछा गया था कि सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ है। दोस्तों उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि सोलर सेल से बिजली बनाने की कई फायदे भी हैं, ठीक है ना दोस्तों। पहला फायदा क्या है कि सौर ऊर्जा एक संचयन संसाधन है जो दोस्तों जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। सौर ऊर्जा कभी खत्म होने का चीज है दोस्तों, कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा लिख सकते हैं आप कि सौर ऊर्जा से कम प्रदूषण फैलता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की लागत कम होती है, ठीक है ना। और दोस्तों अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि सौर सेल क्या दोस्तों विश्वसनीय और टिकाऊ होते हैं और इनमें दोस्तों बहुत कम क्या दोस्तों तो रख रखाव होते हैं, रख रखाव की जरूरत होती है। दोस्तों सौर सेल शोर रहित और बिना किसी प्रदूषण के काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्या कि जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है, तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के कई नुकसान भी है दोस्तों जो निम्नलिखित है, बहुत है, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन जलने पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दोस्तों सल्फर ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस छोड़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये गैस दोस्तों वायु में प्रदूषण का कारण बनती है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग में दोस्तों योगदान देती है ये सब गैस, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन यानी कि दोस्तों एक बार इनका इस्तेमाल हो जाने के बाद दोस्तों इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। किसको दोस्तों तो जीवाश्म ईंधन को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दीर्घ उत्तरीय में पूछा था दोस्तों, 5 नंबर के सवाल पूछा था दोस्तों, क्या है सवाल उसको देखते हैं। दोस्तों सवाल है क्या कि मानव नेत्र के संवेदन क्षमता की प्रक्रिया क्या है, इसकी व्याख्या करें। दोस्तों मानव नेत्र के संवेदन क्षमता की प्रक्रिया के बारे में पूछा था दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं कि आंखों की एक ऐसी क्षमता जिससे नेत्र की फोकस दूरी अपने दोस्तों आप बढ़ जाती है, ठीक है ना, और घट जाती है, जिसे दोस्तों दूर और नजदीक की स्थित वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं दोस्तों। इस क्षमता की वो संवेदन क्षमता कहते हैं। आगे लिख सकते हैं आप दोस्तों, क्या लिख सकते हैं चलिए बताते हैं आपको। ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, जब हम किसी भी दूरी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र लेंस क्या होता है दोस्तों पतला हो जाता है, लेकिन जब हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं ना दोस्तों तो नेत्र लेंस दोस्तों मोटा हो जाता है। तो नेत्र लेंस मोटा और पतला होने के कारण नेत्र लेंस को दोस्तों मोटा और पतला होकर दोस्तों अपने आप क्या होता है दोस्तों फोकस को बदलते रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि विद्युत चुंबक एवं अस्थाई चुंबक के दोस्तों चुंबक में किस प्रकार का लोहा प्रयुक्त होता है दोस्तों, और दोनों तरह के चुंबक में अंतर बताएं। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं आप लोग क्या कि जब परिनालिका के अंदर में नरम लोहे के छड़ को दोस्तों रख कर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं दोस्तों, तो वह चुंबक के जैसा कार्य करता है, ठीक है ना। इस प्रकार के दोस्तों चुंबक को ही दोस्तों विद्युत चुंबक कहा जाता है, ठीक है। यह अस्थाई चुंबक होता है, लेकिन दोस्तों आकर्षण गुण बहुत ज्यादा होता है, इसमें आकर्षण गुण बहुत ज्यादा होता है। जब नरम लोहे के छड़ के ऊपर दोस्तों छड़ के जगह पर इस्पात का प्रयोग किया जाता है तो अस्थाई चुंबक होता है। विद्युत चुंबक में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत चुंबक में अ, चुम सॉरी दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण दोस्तों वीडियो को यहीं पर पोस्ट करना पड़ रहा है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को यानी कि 2023 के सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को एक नए वीडियो के साथ आएंगे दोस्तों लेकर के। तो फिर बने रहे दोस्तों, इतना जब तक कवर कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर। दोस्तों कहना यह चाह रहे हैं कि दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट से अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, वीडियो को देख ले। और दोस्तों चैनल के सभी दोस्तों
वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, वहां पर जाकर के एक एक वीडियो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का देख करके याद कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक है ना। इस सवाल यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जितना बच गया दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय तो हो गया लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न बच गया दोस्तों, उसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे दोस्तों, कुछ टेक्निकल इसी के कारण वीडियो को पोस्ट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।